हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसका स्टेटमेंट क्या है? इसका स्टेटमेंट यह है कि टू बॉडीज इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to inversely proportional to square of distance between them। ऐसा इसका स्टेटमेंट है। ठीक है। तो देखिए आप, जैसे कि ये दो बॉडी है। एक बॉडी है ए जिसका मास है m1। दूसरी बॉडी है बी जिसका मास है m2। ठीक है। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है r। ठीक है। और दो बॉडी के नाम क्या है ए और बी। तो याद रखना इसमें कि डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम सेंटर्स ऑफ द बॉडी। कहीं से भी नहीं गिन लेना है, सेंटर्स ऑफ द बॉडी। ठीक है। तो इसका मास है m1, इसका मास है m2 और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है r। तो ये बॉडी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, ये बॉडी इसको अपनी तरफ में अट्रैक्ट करेगी विद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F। तो ये लॉ क्या बोलता है कि दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ masses and F is inversely इसको पढ़ते F is inversely proportional to square of distance between them। ऐसे नहीं पढ़ लेना F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। क्या पढ़ना है इसको? F inversely proportional to r²। and if we want to combine these two equations, so it will become the F directly proportional to m1 m2 upon r²। m1 m2 upon r²। and if we want to remove this proportionality sign, we have to use the some constant। so F equals to g m1 m2 अपॉन r²। क्या लिख सकते हैं हम इसको? F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r²। तो ये g क्या है? g को बोलते हैं गैस कांस्टेंट। g को क्या बोलते हैं? गैस कांस्टेंट। या उसी सॉरी माय मिस्टेक। जी को गैस कांस्टेंट नहीं बोलते हैं, जी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है। केला खाया था ना, जबान फिसल गई, देख कर रहे हो बे। तो जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। या उसी का नाम क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या यूनिवर्सल कांस्टेंट भी बोलते हैं। अब ये कांस्टेंट है तो उसकी एक वैल्यू होगी जी इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू इतनी ही रहेगी। ठीक है। तो ये हो गया आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो अब इसके ऊपर में जैसे एक सिंपल सा 2 मार्क का एक क्वेश्चन आ जाता है, मैंने नोट करके रखा है कि ध्यान से सुनना। कैलकुलेट द force of attraction between two metal spheres, each of mass 90 kg, if the distance between their centers is 40 centimeter। ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? तो फार्मूला F इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? G 6.67 into 10⁻⁻11 into m1 90 into m2 की वैल्यू भी क्या है 90 अपॉन
डिस्टेंस कितना दिया हुआ है दोनों के बीच में 40 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर तो एसआई यूनिट नहीं है, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा काय में, एसआई यूनिट में। तो 40 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया, देखो ध्यान से, 6.67 इंटू 1998,100 इंटू 10⁻⁻11 अपॉन 1600 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। अब ये यहाँ से 10⁻⁻4 गया, यहाँ से क्या गया, 10⁻⁻4 का टोटल क्या बचेगा, 10⁻⁻7। यहाँ से 2 जीरो चला गया, यहाँ से 2 जीरो चला गया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3.377 इंटू 10⁻⁻7। 3.77 इंटू, नहीं सब -7 नहीं आएगा, -6 आना चाहिए। 3.77 इंटू 10⁻⁻6। और इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा इसका न्यूटन। आपने बहुत सारे बच्चे क्या लिख देते, ये यूनिट लिख देते, ये वाला यूनिट। अब ये यूनिट जो है वो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। आप क्या निकाल रहे हैं, फोर्स। तो फोर्स किसी भी प्रकार का हो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को छोड़ के, फोर्स किसी भी प्रकार का हो, उसका यूनिट क्या रहेगा, न्यूटन। एक ही ऐसा फोर्स है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसका ऐसा यूनिट वोल्ट है। नहीं तो दुनिया में जितने भी प्रकार के फोर्स है, सबका जो यूनिट क्या है, न्यूटन है, ठीक है। तो इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कैसे आते हैं, देखो ध्यान से। जैसे कि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इज F, is F. What will happen if distance between that same two bodies is double? Is double मतलब कि समझ जाओ कि पहले जो है दो बॉडी के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो F था। अब क्या बोल रहा है कि अगर वो सब कुछ वैसे ही है, लेकिन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या कर दिया अपन ने, डबल कर दिया। क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, तो बहुत सिंपल है। तो देखो ध्यान से, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि दो फोर्स और डिस्टेंस के बारे में ही क्वेश्चन है, बाकी तो कुछ पूछा ही नहीं है इसमें, तो यही दो का रिलेशन है। तो पहले फोर्स थी F, तो बाद में ले लिया हमने F1, तो F1 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। पहले डिस्टेंस था R, तो बाद में क्या लिया हमने R1, लेकिन बोल क्या रहा है कि वो डिस्टेंस कितना हो गया, डबल, मतलब ट्वाइस R, ठीक है। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, F1 अपॉन F इक्वल्स टू, F1 अपॉन F इक्वल्स टू, क्या कैसे सॉल्व करेंगे इसको, उल्टा रिलेशन है। तो यहां पे आ जाएगा R स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, F1 इक्वल्स टू F, दोनों का स्क्वायर, तो दोनों को तो एक ही स्क्वायर है, तो R अपॉन R1 स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू F, R लिखा हुआ है, R की वैल्यू कितनी, R की वैल्यू R है, R1 लिखा हुआ, R1 की वैल्यू कितनी है, ट्वाइस R, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने ट्वाइस R का स्क्वायर, तो R गेट्स कैंसल। तो F1 इक्वल्स टू F इंटू कुछ नहीं बचा, मतलब यहाँ पे 1 है, 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो F1 इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा हमको, F/4,
F/4। तो अगर इसको हिंदी में समझाने की कोशिश करो तो कि जैसे अगर आप डिस्टेंस दो बॉडी के बीच में क्या करेंगे, डबल करेंगे, तो उनकी जो बीच में जो फोर्स है वो 4 गुना से क्या होगी, कम होगी। डिवाइड में आ रही है ना। तो अगर आपका आंसर ज्यादा आ रही है फोर्स, अगर आपका आपका आंसर अगर ज्यादा आया तो समझ जाना कि आपका गलत हुआ। जैसे फिर और सिंपल में समझाता हूं। जैसे पहले फोर्स थी, समझ जाओ 4 न्यूटन, और डिस्टेंस डबल कर दिया। डिस्टेंस क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो जो नई फोर्स है वो रहेगी 1 न्यूटन। क्यों? क्योंकि यहां पे आ जाएगा 4 आंसर क्या होगा, 1। तो फिर अब क्वेश्चन के हिसाब से तो 1 न्यूटन आना चाहिए। डिस्टेंस डबल किया तो उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, 1 न्यूटन आना चाहिए। लेकिन अगर आपका 3 न्यूटन आ रहा है, 5 न्यूटन आ रहा है, 8 न्यूटन आ रहा है, तो इसके लिए आपको आपको कोई रोक नहीं सकता है। आप कुछ भी ला सकते हैं इसका आंसर। बस चेक करने वाला जो है ना, वो उसको गलत दे देगा। यू डोंट माइंड। आप भी माइंड नहीं करेंगे, वो भी माइंड नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में आपने माइंड नहीं लगाया था, तो वो क्या को माइंड करेगा। तो फिजिक्स को फिजिक्स के तरीके से पढ़ो, बायोलॉजी में आप रटा